मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है 370 के बाद आईपीसी बदलने की गूंज। 5 अगस्त भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण तारीख होती जा रही है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय संविधान से कश्मीर को अलग दिखाने वाली धारा 370 और 35A को हटाया गया था और 5 अगस्त को ही राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। इस दृष्टि से 5 अगस्त काफी महत्वपूर्ण तारीख भारतीय राजनीतिक इतिहास में बनती जा रही है। 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य भी बन गए थे। आज जब हम 370 की हल्की फुल्की यानी फोरी समीक्षा करते हैं तब हमें ये महसूस होता है कि भारत सरकार का यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी निर्णय रहा। जिस प्रकार कश्मीर में विकास हो रहा है, जिस प्रकार से कश्मीर में शांति लौट रही है, जिस प्रकार से युवकों में काम करने की मनसा पैदा हो रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये कहा जा सकता है कि देर से भारत के हित में लिया गया ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए राजनीतिक साहस और राजनीतिक जोखिम उठाने का साहस जिस भी नेता या राजनीतिक दल में होगा वे इसी प्रकार के निर्णय लेने की स्थिति में आकर पहुंच जाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और अमित शाह गृह मंत्री के रूप में कुछ इसी प्रकार के इतिहास रच रहे हैं। आज जब 370 को लेकर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से ये निर्णय आ गया, संविधान पीठ के निर्णय में ये कह दिया गया कि 370 को हटाना संवैधानिक दृष्टि से सही है और जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह भी सही है, तब ये धारा 370 और 35A दूर की कोड़ी हो गई और अब कश्मीर भारत में सभी उन कानूनों का हिस्सेदार बनेगा जो कानून भारत के अन्य राज्यों में लागू होते हैं। इसके लिए आप किसी अन्य अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक बात इस मुद्दे पर और कही जा सकती है कि जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है और जिसके लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में विधायकों के लिए स्थान रिक्त छोड़े गए हैं, उस जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही प्रगति और खुशहाली की चर्चा हो रही है और वहां ईर्ष्या हो रही है। इसी सरकार का एक और उल्लेखनीय कदम भारतीय दंड संहिता में बदलाव का रहा, यानी कि जो 3 प्रक्रियाएं कानून की थी जिन्हें आपराधिक प्रक्रियाएं कहा जाता रहा है आईपीसी, और उनको चेंज करने का भी भारत की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले ही यानी कि 2-4 दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः इसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए तैयारी कर दी है, यानी कि लोकसभा की दोनों सदनों ने जो कानून आईपीसी के बने हुए थे उन्हें बदल दिया है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है जिसकी गूंज आने वाले समय में भारतीय राजनीति में भी दिखाई देगी, भारत के अंदर अपराध करने वाले लोगों में भी दिखाई देगी और भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इसकी गूंज दिखाई देगी। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और विचार करने का विषय है कि गुलामी काल में जिस भारतीय दंड संहिता के आधार पर ब्रिटिश शासन चलाते थे, उसी दंड संहिता के आधार पर भारत की आजादी के बाद भी सरकारों ने उसी अनुरूप उन्हीं कानूनों के सहारे सरकारें चलाई, यानी कि गवर्नेंस फॉर द गवर्नमेंट के लिए सारे निर्णय हुए और सारे काम हुए, नागरिकों के लिए काम नहीं हुए, ऐसा आरोप बार बार लगता रहा। नरेंद्र मोदी 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि हमारा जन्म आजादी के बाद हुआ है
और हम गुलामी के कलंक जितने भी हैं उन्हें शनै शनै करके यानी कि धीरे धीरे करके उन्हें समाप्त करेंगे। तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में बनी थी उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। आप समझिए कि जहां दंड देने के लिए व्यवस्था थी, अब भारतीय लोगों को न्याय देने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके 19 अध्याय हैं, 356 धाराएं हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों को जो अभी होने लगे हैं, माने कि डिजिटल अपराध और अन्य प्रकार के जो अपराध हैं, आतंकवाद है, सीमा के अंदर प्रवेश करके जिस प्रकार की और मॉब लिंचिंग जैसे मामले हैं, इनको समाहित करते हुए आपराधिक व्यवस्थाओं को निर्धारित किया गया और उनको कितना दंड दिया जा सके उसकी व्यवस्था की गई। साथ में ये भी व्यवस्था की गई कि कोई भी मामला लंबे समय तक नहीं चले, इसलिए न्याय दिए जाने की भी उसमें समय सीमा का निर्धारण किया गया है। दूसरा, इसी आईपीसी के अंतर्गत दूसरा एक दंड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्था भी थी। हालांकि ये बाद का है, लेकिन मोदी सरकार ने यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कराया है। इससे भी व्यवस्थाओं में यानी कि गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत जैसे मामलों में इसको उपयोग में लाया जाएगा, जिससे भारत की नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थाएं होंगी। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। इसी प्रकार तीसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1982 से शुरू हुआ था, 1972 से शुरू हुआ था, उसको भी बदल करके 2023 में भारतीय साक्ष्य विधेयक के नाम से लोकसभा और राज्यसभा में पारित करा लिया गया। इन तीनों पारित कानूनों को अब राष्ट्रपति महोदया के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और इसे अधिसूचित कर दिए जाने के बाद से यह कानून का रूप ले लेंगे और भारतीय दंड संहिता का स्थान लेंगे। न्याय व्यवस्था में निश्चित रूप से यानी कि वकीलों में भी निश्चित रूप से ये बात चर्चा में है कि इस कानून के लागू होने के बाद होने वाले अपराधों के लिए ये नई व्यवस्था रहेगी और पुराने जो प्रचलन में अपराध हैं उनके लिए पुराने कानून लागू होंगे। हो सकता है सरकार इसके बारे में भी कुछ डिफाइन करे ताकि इस दोहरी न्याय व्यवस्थाओं को एकीकरण किया जा सके। इसी प्रकार से पुलिस अधिनियम भी 1861 का बना हुआ है। संभवतया इन कानूनों से उस पर भी कुछ असर पड़ेगा और भारतीय आजादी और आजाद नागरिकों की व्यवस्था के लिए एक ये नई व्यवस्था भारत सरकार की ओर से दी गई है। इन कानूनों के बन जाने के बाद से ये एक संदेश सबसे बड़ा ये जाएगा कि राज करने के लिए हम कानून बना रहे हैं या नागरिकों की सुरक्षा और न्याय के लिए कानून बना रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जो 3 कानून बदले हैं उनसे सत्ता का संचालन करने की बजाय नागरिकों के न्याय और सुरक्षा के लिए कानून बने हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि धारा 370 और 35A हटने से जम्मू कश्मीर में विभाजन की जो भावना उत्पन्न होती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया और न्याय प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए यानी आपराधिक आईपीसी को व्यवस्थित करने के लिए जो 3 कानूनों में बदलाव करते हुए नए सिरे से व्यवस्थित किया गया है, इससे भी यही संदेश जा रहा है कि अब भारत का नागरिक दंड पाने के लिए नहीं, न्याय पाने के लिए इन कानूनों के सहारे न्यायालय में जाएगा। ये व्यवस्था काफी परिवर्तनकारी है और इस परिवर्तनकारी व्यवस्था का निश्चित रूप से राजनीतिक संदेश भी जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या संदेश परिलक्षित होता है ये भी हमें देखना होगा। आज के इस चीर फाड़ संस्करण में इतना ही।
फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।